नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 26 अगस्त और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल जो है वो इंडिया का जो फिस्कल फेडरलिज्म है, मींस राजकोषीय संघवाद बोलेंगे इसको। तो राजकोषीय संघवाद में जो वित्तीय हस्तांतरण किए जाते हैं तो उन वित्तीय हस्तांतरणों को मुद्दा रख करके उसके संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं राइटर के द्वारा। और ये सुझाव जो दिए गए हैं तो ये किस कारण से दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो वित्तीय हस्तांतरण किया जाता है केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए अलग अलग पैमानों के माध्यम से, जो कि निर्धारित किया जाता है वित्त आयोगों के द्वारा, जो भी फाइनेंस कमीशन गठित किए जाते हैं। तो वो फाइनेंस कमीशन जो है उस जो पूल डिवीज़न होता है रिवेन्यू का, उसमें ये डिसाइड करते हैं कि किस राज्य को किस बेसिस के आधार पर कितनी फंडिंग की जाएगी या कितना रेवेन्यू जो है वो दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं कि एक नए सिरे से निर्धारित करने की ज़रूरत है और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कई सारे सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज़ादी के समय का जो भारत था और वर्तमान समय का जो भारत है, इसकी आर्थिक और सांघिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो वित्त आयोग है तो वो वित्त आयोग जो संसाधन है उन संसाधनों के आवंटन में पुनर्निर्धारण के प्रयोग को अपनाए और उसके लिए कुछ आधारभूत लक्षणों को बताते हैं राइटर। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसको पॉइंट वाइज देखिए आप कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है, मींस भारत जो है ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टर्म का भी अपना एक मतलब है। फेडरेशन जो है जनरली ऐसे दो टाइप के बोले जाते हैं इस सेंस में, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो फेडरेशन होते हैं जहां पहले से स्वतंत्र इकाइयों ने आपसी सहमति के आधार पर एक संघ की रचना की हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आरंभिक दौर में 13 राज्यों ने मिलकर के आपसी सहमति के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी एक इकाई की, जो कि एक देश के तौर पर उभरा, उसका गठन किया। लेकिन भारत के मामले में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये है कि पहले से ऐसी कोई स्वायत्त इकाइयाँ, प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं थीं जिन्होंने आपसी सहमति के आधार पर जो है रचना की हो किसी राष्ट्र की। वास्तव में पहले से एक भूखंड है, उस भूखंड पर जो है पृथक पृथक शासन हो सकते हैं, लेकिन उन शासनों को पूरी तरह से मतलब समाप्त करके और एक संगठित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया। और इसमें जो इकाइयां हैं प्रशासनिक, वो प्रशासनिक इकाइयां इस स्तर तक स्वायत्त नहीं है कि वो अपनी सीमा के क्षेत्रों का निर्धारण कर सकें या फिर जो है वो ये तय कर सकें कि हम किस तरीके से अपना चुनाव अलग तरीके से कराएंगे। मींस इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं या जो भी पहले हैं प्रशासन से संबंधित, उनमें वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। जैसे कि भारत में आप देखते होंगे कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद उस समय 28 राज्य नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर या विकास के पहलुओं को ध्यान में रख करके या फिर जो है अन्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रख करके राज्यों का समय समय पर विभाजन किया गया है। भाषा भी जो है एक प्रमुख आधार रहा है। जैसे कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 का था, जिसके तहत आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तो भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया भारत में। तो इस तरह से जो शक्तियों का बंटवारा है, तो शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार की संरचना में प्रभावित होता है। मींस अगर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्वायत्त इकाइयाँ होंगी, जो स्वतंत्र इकाइयाँ होंगी, वो अपने समस्त अधिकार जो हैं अपने अनुसार रखने का प्रयास करेंगी या फिर जो प्रतिनिधित्व तो लेंगी सांघिक संरचना में, फेडरेशन के स्ट्रक्चर में, वो बराबर बराबर ही लेंगी। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ के सीनेट में हर राज्य के लिए 2 सीट तय है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है। जबकि भारत में आप देखेंगे कि हर राज्य के लिए
सीट भी अलग अलग है। मीन्स राज्यों का अस्तित्व ही जो है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषागत या अन्य आधारों पर जो है किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ शक्तियों के बंटवारे की अगर बात करते हैं, अधिकारों के बंटवारे की बात करते हैं, तो अधिकारों का जो बंटवारा है इकाइयों के बीच में वो संविधान के द्वारा 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। इसके अलावा कानून बनाने को लेकर के कि राज्यों की विधानसभाएं कैसे कानून बनाएंगी और जो संसद है वो कैसे कानून बनाएगी, तो इसके लिए भी स्पष्ट जो है बताया गया है संविधान के अनुच्छेदों में। तो जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में भारत में अगर आप देखें तो शक्तियों का जो झुकाव है या शक्तियों का जो आधिक्य है, वो शक्तियों का आधिक्य आपको केंद्र की ओर दिखाई देगा। और जहां अवशिष्ट शक्तियों का मामला आता है, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि ऐसे विषय जो ना तो राज्य सूची में अनुसूचित किए गए हैं, ना केंद्र सूची में अनुसूचित किए गए हैं, ना समवर्ती सूची में अनुसूचित किए गए हैं, तो ऐसा कभी कोई मामला निकल के आता है जो इन तीनों ही सूचियों में किसी भी प्रकार से इनलिस्टेड नहीं है, तो ऐसा मामला जो है वो प्राथमिक तौर पर केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो इस तरीके से भारत जो है एक ऐसी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें यूनिटरी बायस है। मींस कुल मिलाकर के केंद्र के पास जो है अधिक शक्तियां हैं। और ऐसा है क्यों? तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड फिजिपैरस टेंडेंसीज। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और फिजिपैरस टेंडेंसीज का मतलब क्या है? देखिए, आपने जो है भौतिक विज्ञान में ये चीज़ पढ़ी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्रीय बल जो है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, वो केंद्र की ओर लगता है। जैसे आपने उदाहरण भी देखा, उसमें पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि बाल्टी में पानी भर के आप रस्सी में बांध के अगर उसको घुमाएंगे तो पानी बाहर नहीं फैलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के हैं। यहाँ जब राष्ट्र के संबंध में सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले जो कारक हैं वो किसी राष्ट्र के लिए सेंट्रीपेटल या अभिकेंद्रीय बल होंगे। जबकि अगर राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को क्षति पहुंचाने वाले कोई कारक हैं तो उन्हें कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो राइटर जो है ये बोलना चाहते हैं कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन स्ट्रक्चर है विद अ यूनिटरी बायस, वो कॉन्टेक्चुअल प्रोडक्ट है। कॉन्टेक्चुअल प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रासंगिक था उस समय के लिए। मीन्स जो भारतीय संविधान है वो तत्कालीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और फिजिपैरस टेंडेंसीज का प्रासंगिक उत्पाद है। तो फिजिपैरस टेंडेंसीज का मतलब विखंडनात्मक शक्तियाँ आप कह सकते हो कि जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करती हो, मीन्स अलग होने का प्रयास करती हो। तो ऐसी संरचना में कहते हैं कि लगभग जो है 73 साल का समय जो है वो बीत चुका है और भारत का जो फिस्कल फेडरलिज्म है, यानी जो राजकोषीय संघवाद है। देखिए, भारत के राजकोषीय संघवाद आप ऐसे समझिए कि देखिए बंटवारा दो तरह का होता है, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब अगर केंद्र जो है राज्यों को जो निधियां आवंटन कर रहा है तो ये आप देखेंगे हायरार्की के लेवल पे दो अलग अलग चरण हैं। जबकि राज्य जो हैं 28 हैं, तो राज्यों के बीच में बंटवारे में जो भिन्नता होगी वो होगी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी क्षैतिज वितरण की वजह से। तो भारत का जो फिस्कल फेडरलिज्म है, मीन्स जो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ रिसोर्सेज है, ये वर्टिकल डिवीज़न ऑफ रिसोर्सेज जो है ये एक तरीके से पुनर्विचार की आवश्यकता है इसके ऊपर, ये कहना चाहते हैं। और ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि भारत जो है एक प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट मीडिएटेड इकोनॉमिक सिस्टम की ओर जो है टर्न कर चुका है। इसके अलावा जो 2 टियर फेडरेशन का सिस्टम था, अब वो मल्टी टियर फिस्कल सिस्टम में बदल गया है। कैसे बदला? तो जो 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था, तो इस 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया पंचायती राज संस्थाओं को, है ना, नगर निगम वगैरह को। तो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम को जो शामिल किया गया 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तो इसमें क्या है, एक तीसरा टियर भी आकर के जुड़ गया।
त्रिस्तरीय हो गई शासन व्यवस्था। इसके अलावा जो योजना आयोग बनाया गया था, तो 1950 का योजना आयोग, उसे भी जो है समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह जो है नीति आयोग ने ले ली। इसके अलावा जो राजकोषीय दायित्व हैं, यानी किस तरीके से सरकारें चाहे राज्य से संबंधित हों चाहे केंद्र से संबंधित हों, उनको अपने जो ऋण हैं उन ऋणों को, मीन्स वो घरेलू ऋण भी हो सकते हैं, बाह्य ऋण भी हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उन पर लिमिटेशंस लगाई गई हैं, और लिमिटेशंस के तहत उन्हें कुछ दायित्व सौंप दिए गए हैं सरकारों को थ्रू द FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलावा GST एक्ट भी जो है आ चुका है। इसके अलावा GST काउंसिल है इसके अंदर। GST काउंसिल के साथ साथ में जो सेस और सरचार्जेस हैं, सेस और सरचार्जेस के बारे में आप समझिए थोड़ा सा। सेस जो है, जब किसी, देखिए सेस और सरचार्ज दोनों का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, यानी जो टैक्स, जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर जो है किसी इनकम पे आपके टैक्स लगाया गया, और टैक्स मानिए 10,000 रुपये का है, तो उस 10,000 रुपये के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसको बोलेंगे सेस या सरचार्ज। तो कब उसको सेस बोलेंगे और कब उसको सरचार्ज बोलेंगे? अगर किसी पर्टिकुलर मोटिव के साथ वसूला जा रहा है तो उसको बोलते हैं सेस, कि इसे हम जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही खर्च करेंगे, या इसे हम जो है सब्सिडी देने के लिए ही खर्च करेंगे, या फिर हम जो है किसी अदर सोशल इशू को एड्रेस करने के लिए इसको खर्च करेंगे, तो इसको बोलेंगे सेस। और अगर उसका उद्देश्य पहले से जो पूर्व निर्धारित नहीं है तो उसको बोलते हैं सरचार्ज। तो सेस और सरचार्ज जो है उनका भी एक व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो फिस्कल लैंडस्केप है इंडिया का, ये फिस्कल लैंडस्केप अब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, और इसने इंडियन फेडरलिज्म पर बहुत सारे वैरिंग कॉन्सिक्वेंसेस डाले हैं। मींस बहुत सारे अलग अलग तरह के परिणाम जो है, अलग अलग तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं। और पहला कहते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र जो है, इसलिए जो मतलब ये कहते हैं कि हम जो है इस बारे में 4 इश्यूज़ पे बात करेंगे। राइटर जो है 4 इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, और पहला बोलते हैं कि जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र सिस्टम है, यानी अंतर सरकारी हस्तांतरण जो है, इस हस्तांतरण को मोर इक्विटी ओरिएंटेड बनाना चाहिए। देखिए, इक्विटी और इक्वलिटी 2 टर्म होते हैं। तो इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि सबको समान रूप से सबके साथ व्यवहार करना। इक्विटी का मतलब होता है कि सब में समानता बनी रहे, इसलिए व्यवहार पृथक पृथक हो सकता है परंतु समानता का स्तर नहीं गड़बड़ाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार कि इक्विटी और इक्वलिटी दोनों में अंतर ये है कि इक्वलिटी का मतलब है कि सबके साथ एक समान व्यवहार करना बिना उनकी पूर्व परिस्थितियों या भविष्य में होने वाले प्रभावों का आकलन किए। मीन्स आप इस बारे में कोई चिंता ना किए बिना सबको, मीन्स मान लीजिए किसी के पास 5 रुपये है, किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 20 रुपये है, और आप आएँ और सबको 10-10 रुपये दे के चले जाएँ, तो ये हो गया इक्वलिटी, ठीक है। लेकिन किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 10 हैं और किसी के पास 20 हैं, तो आप आइए, आप 5 वाले को 15 रुपये दीजिए, उसके बाद 10 वाले को 10 रुपये दीजिए, और 20 वाले को, अब चूँकि मान लीजिए 25 करना है सबका, तो 20 वाले को भी 5 दे देते हैं, इनका सबका भी 5-5 बढ़ा लीजिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सबको उनकी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन प्रदान करना ताकि उनमें समानता का स्तर आ सके, इसको कहते हैं इक्विटी। तो कहते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र सिस्टम में इक्विटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर इसको जो है इक्विटी के बेस पर डिसाइड करना चाहिए। मीन्स केंद्र जो राज्यों को आवंटन देता है निधियों का, तो उसको इक्विटी बेस्ड बनाना चाहिए। इसके बाद में बोलते हैं कि वैसे तो जब मार्केट मीडिएटेड ग्रोथ होती है किसी देश में, मीन्स जब बाज़ार जो है वो काफ़ी स्वतंत्र रूप से काम करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था होती है या जो परिस्थितियां होती हैं वो धनी वर्ग के पक्ष में काम करती हैं। लेकिन कुछ आंकड़ों के थ्रू, जैसे बोलते हैं कि चांसेल एंड पिकेटी, ये एक संस्था है, इसके 2019 के अनुमान के अनुसार जो टॉप 1% अर्नर हैं भारत में, वो केवल 21% से कम टोटल इनकम का कैप्चर करते थे 1930 के दशक में। मतलब 1930 के दशक में 1% अर्नर जो हैं भारत के, वो 21% से भी कम टोटल इनकम का परसेंटेज एक्वायर करते थे। जबकि
1980 के दशक में ये बहुत तेज़ी से गिर करके केवल 6% रह गया। समझ रहे होंगे आपके 1930 के दशक में 21% करते थे और अब जो है केवल 6% तक आकर के गिर गया। फिर कहते हैं कि जब आर्थिक सुधार लागू कर दिए गए तो आर्थिक सुधारों के बाद में ये परसेंटेज वापस से फिर से जो है 22% तक बढ़ करके आ गया है। इसके अलावा कहते हैं कि ये आया होगा तो कैसे आया होगा, कुछ टैक्स एग्जेम्पशन मिले होंगे, कुछ टैक्स कंसेशन मिले होंगे, या फिर और भी कई ऐसे तरीके होंगे जहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हो सकता था उसको जो है छोड़ा गया होगा। तो इस तरीके की चीज़ों ने जो धनी लोग हैं या जो धनी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया सकारात्मक रूप से। और जो डिविजिबल पूल है, इस डिविजिबल पूल के साइज़ को, डिविजिबल पूल मतलब कि जहाँ से जो मतलब वो धनराशि जिसका बंटवारा किया जाता है राज्यों के बीच में केंद्र द्वारा, या केंद्र और राज्यों के बीच में जिस धनराशि का बंटवारा होता है उसको कहते हैं डिविजिबल पूल। तो ये जो जब धनी लोगों के ऊपर ये प्रभाव पड़ा है और उनकी मतलब 22% जब टोटल इनकम में उनका हिस्सा हो गया, तो कहते हैं कि ये डिविजिबल पूल का साइज़ घटा है। ठीक है, और डिविजिबल पूल का साइज़ घटा है। इसके अलावा और भी कुछ आंकड़े लेते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा लेते हैं। पर कैपिटा इनकम के आंकड़े के अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मेथडोलॉजी जो है HDI को लेकर के, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के, तो इसका आंकड़ा लेते हैं। फिर उसके बाद में जो FRBM लेजिस्लेशंस है उससे कुछ आंकड़ा लेते हैं। ये आंकड़े इन्होंने जो लिए हैं कुल मिला के ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धन का वितरण किया गया है या जो संसाधनों का वितरण है वो किस तरीके से विषमता को बढ़ावा देता जा रहा है। ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मीन्स इन्हें दिखता है सारे आंकड़ों में कहीं जो है डाइवर्जेंट ट्रेंड दिखाई देता है, कहीं कन्वर्जेंट ट्रेंड दिखाई देता है। डाइवर्जेंट ट्रेंड और कन्वर्जेंट ट्रेंड का मतलब क्या है, मीन्स कहीं जो है संसाधनों का केंद्रीकरण होता दिखाई देगा और कहीं जो है विकेंद्रीकरण होता दिखाई देगा। तो ये कहते हैं कि मीन्स एक तरीके से तस्वीर अगर देखी जाए तो पूरी तरीके से एक क्लियर तस्वीर देख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में कहते हैं कि 16वां जो वित्त आयोग है, इस 16वां वित्त आयोग अगर HDI को एक आधारभूत पैमाने के तौर पर संसाधनों के बंटवारे में इस्तेमाल करे, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन में। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अलग अलग राज्यों को उनकी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, जैसे मान लीजिए बिहार को अलग, पहाड़ी राज्यों को अलग, दक्षिण भारतीय राज्यों को अलग, तटीय राज्यों को अलग, तो उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर, उनके पीछे के जो चाल चलन रहे उनके आधार पर, तो इस तरीके से जो है वित्त आयोग को बंटवारा करना चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल 246 है या 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची देखिए भाई, जिसमें केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इसमें जो है विषय दिए गए हैं कि किन विषयों पर केंद्र राज्य कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 246 भी जो है इसी संबंध में है कि संसद यानी केंद्र और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो किस तरीके से विधायन प्रक्रिया को अंजाम देंगी। तो कहते हैं कि इसको भी दोबारा से रिविजिट करने का टाइम आ गया है और नए सिरे से जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको पुनर्निर्धारित करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं कि अब भारत जो है पहले की तरह कोई वन पार्टी गवर्नेंस नहीं रह गया है कि केंद्र जो है वो अपने हाथ में सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं रखेगा तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता एकदम से टूट जाएगी। अब जो अवस्था है वो त्रिस्तरीय तक पहुंच गई है। इसके अलावा कहते हैं कि जैसे देखेंगे कि चाहे मनरेगा योजना हो या राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का हो या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हो, इन सारी चीज़ों ने राज्यों के ऊपर जो है अतिरिक्त दबाव डाला है। राज्यों का जो राजकोष है उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव डाला है। तो ऐसे में जो है उनको ज़रूरत पड़ेगी अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की, ये भी एक कारण है। इसके अलावा कहते हैं कि जैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में बोला कि जो एजुकेशन है कंकरेंट लिस्ट में पड़ी हुई है, समवर्ती सूची में है, इसको स्टेट लिस्ट में लाया जाए। इसके अलावा कहते हैं कि संविधान बनने के समय ये चीज़ तो तय की नहीं गई थी, इस तरीके के प्रश्नों पे बात ही नहीं हुई थी कि कौन क्या करेगा या फिर जो है कौन किस चीज़ पर टैक्स लगा सकता है। कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, भारत शासन अधिनियम, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से कॉपियसली मीन्स प्रचुर मात्रा में, यानी बहुतायत मीन्स 75% से अधिक प्रावधान जो एज इट इज़ हम लोगों ने कॉपी कर लिए। और ये जो कॉपी किए थे ये सब्सिडायरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सब्सिडायरिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सब्सिडायरिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि
जो शक्तियां निचले स्तरों को देनी चाहिए वो शक्तियां कहीं ना कहीं हस्तांतरित नहीं की गई हैं। शक्तियों को अपने पास संचित करके बचाने का प्रयास किया गया। जैसे ब्रिटिश शासन में क्या था भाई, ब्रिटिश शासन में जो ब्रिटिश अधिकारी थे या मान लीजिए वायसराय था या फिर जो प्रांतों के जो गवर्नर थे, तो उन अधिकारियों के हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण रहता था। लेकिन अब वर्तमान समय में भारत में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इनको कॉपी कर लिया प्रोविजंस को, तो फिर सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाए। जबकि भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र तो सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने का काम करता है ना, कि शक्तियाँ जो है विकेंद्रीकृत करने का प्रयास करेगा। मीन्स जिस स्तर पे जो काम हो सकता है आसानी से, तो उस स्तर के लोगों को उस काम के संबंध में संपूर्ण शक्तियाँ सौंप देनी चाहिए। तो भारत में अभी भी उस तरीके का नहीं हो पाया है, ये कहना चाहते हैं राइटर यहाँ पर। और उसके बाद कहते हैं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के थ्रू जो 3 टियर जोड़ा गया या 11वां 12वां शेड्यूल जो जोड़ी गई, इसमें जो है अलग विषय शामिल किए गए पंचायती राज को लेकर के, नगर निगम को लेकर के। तो कहते हैं कि इसमें जो विषय जोड़े गए हैं कुल मिलाकर के स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से उठा के रख दिए हैं केवल कुछ सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये नहीं सोचा गया कि ये वास्तव में जो है किन विषयों पे काम कर सकते हैं स्थानीय तौर पर। तो कुल मिलाकर के इससे क्या हुआ है कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में है सब्जेक्ट, मान लीजिए उठा के आपने दे भी दिया पंचायती राज को, तो भी स्टेट कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट करने का प्रयास करता ही रहेगा। और या फिर इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट से उठा के दे दिया तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि तीनों के पास पावर है उस संबंध में। तो कहते हैं कुल मिलाकर के मतलब एक स्पष्ट रूप से निर्धारण करना चाहिए था पंचायती राज की शक्तियों का, जो कि नहीं किया गया है। और इसकी वजह से जो ऑपरेशनल स्टेप है, मीन्स जो क्रियात्मक गतिविधियां संपन्न की जानी चाहिए वो संपन्न नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि केरला वगैरह कुछ राज्यों में की गई हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि जैसे आइटम नंबर 5 है स्टेट लिस्ट का, ये एक तरीके से तो 3rd टियर का अपमान जैसा है, 3rd टियर को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने जैसा है। और इसीलिए एक न्यू लोकल लिस्ट की ज़रूरत है। मीन्स जो स्थानीय स्तर की सरकारें हैं उन सरकारों को कहीं ना कहीं फंक्शनल और फाइनेंशियल शक्तियाँ देने की ज़रूरत है। मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और म्यूनिसिपालिटीज़ को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो 3rd टियर है उसको एक रिस्पेक्टेबल प्लेस मिलना चाहिए। और रिस्पेक्टेबल प्लेस मिलने में देखेंगे, कहते हैं कि जैसे जो शासन की प्रणाली है, शासन की प्रणाली में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की कहीं ना कहीं जो है कमी दिखाई देती है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि संसाधनों के बंटवारे में जिस तरीके से अंतर आना चाहिए, तीव्र गति से वृद्धि होनी चाहिए, तो उस तरीके की वृद्धि भी कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती है गवर्नमेंट के हर लेवल पर। और जो वित्त आयोग है उसको इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के कहते हैं कि स्थानीय शासन में अगर आप देखेंगे तो 3.2 मिलियन यानी 32 लाख जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और 2.5 लाख जो है रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो 2.5 लाख जो है आप समझिए कि शहरी और ग्रामीण सरकारें हैं जिसके अंदर 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो काम कर रहे हैं। और उनकी स्थिति जो है एक तरीके से अस्पष्ट करके छोड़ दी है। मीन्स छोटा सिस्टम नहीं है जो 3रा टियर है सिस्टम का, वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको जो है पावर्स क्लियरली ना दे करके उसे इनइफेक्टिव बना करके रखा गया है। कुल मिलाकर के कहते हैं इसके अलावा जो ऑफ बजट बोरोइंग करती हैं सरकारें, तो ये ऑफ बजट बोरोइंग पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं कि सरकारें करती क्या है कि जो संस्थाएं बना देती हैं ऑटोनोमस, उन संस्थाओं को या फिर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बना देती हैं, उन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को क्या करते हैं कि डायरेक्ट तो उन्हें पैसा नहीं देते हैं बजट से, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से लोन अरेंज करा दिया जाता है। तो लोन अरेंज करा देने से क्या होता है कि वो एक तरीके से ऑफ बजट बोरोइंग हो जाती है। मीन्स उसे बजट में शामिल नहीं करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता सरकार की ही लायबिलिटी है। मीन्स देयता जो है सरकार की ही बनती है, चुकाना सरकार को ही पड़ेगा, लेकिन सरकार जो है बजट में उसको शामिल ना करना पड़े, इसलिए इस तरीके के लोन्स को सैंक्शन करा देती है जो संस्थाएँ होती हैं उनको।
तो इस वजह से भी जो फिस्कल फेडरलिज्म है इस पर भी, मतलब इसका भी जो है फिस्कल फेडरलिज्म पर असर दिखाई देता है। तो ऑफ बजट बोरोइंग को लेकर भी सरकारों को अपनी रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी सिंसियर होना चाहिए, थोड़ा इसमें भी क्लैरिटी और स्पष्टता लेकर के आनी चाहिए। कुल मिलाकर के कहते हैं कि केंद्र जो है उसको कम से कम राज्यों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, FRBM एक्ट के अंतर्गत जो टारगेट दिए गए हैं उनको अचीव करे जो बोरोइंग से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है कि केंद्र जो है खुद ही उन सारे नियमों को तोड़ के जो है अपनी बोरोइंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। FRBM एक्ट में जो टारगेट उसे दिए जाते हैं उन टारगेट्स को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाता है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है जैसे, तो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जो पैसा है उसका इस्तेमाल जो संस्थाएं हैं उनको ऑफ बजट बोरोइंग में यानी लोन देने में करा देता है और बजट में शामिल नहीं करना पड़ता है। होता क्या है, एक्स्ट्रा बजटरी फाइनेंसिंग का प्रोविज़न करा तो देता है जो CPS हैं उनके लिए, CPSE हैं मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको फंड तो दिला देता है ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है इनका असर तो दिखाई देता है। कुल मिलाकर के कहते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि ये असर क्यों नहीं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ही केवल फिस्कल डेफिसिट में काउंट किया जाता है, ना कि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का पैसा है, तो पब्लिक अकाउंट के ऐसे पैसे को जो है बजटिंग में शामिल करते ही नहीं है। तो ये एक अच्छा रास्ता निकाल लिया है केंद्र सरकार ने अपने आप को बचाने का, मतलब मीन्स अपने अपने कर्जे को पूरी तरीके से बजट में ना दिखाने का। और कहते हैं कि हालांकि स्टेट्स जो हैं उनको मतलब उनके ऊपर तो सीमा का निर्धारण किया गया है कि वो कहाँ से जो है बोरो कर सकते हैं, कितना बोरो कर सकते हैं, लेकिन खुद केंद्र जो है इस तरीके के अनुशासन से या अनुशासनिक दायरों से खुद को बचा ले गया है। और इसके अलावा कई सारे तरीके ऐसे भी हैं कि केंद्र सरकार वहाँ से भी जो है ऋण को जुटा सकती है और इस तरीके से भी फिस्कल डेफिसिट जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। कुल मिलाकर के कहते हैं कि समझने वाली बात ये है कि वर्तमान समय में जो इमर्जिंग फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया है इसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ख़ास तौर से जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे सकता है। इसका चलते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो दूसरा आर्टिकल है हमारा क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कि किस तरीके से भारत जो है एक इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है और इसमें जो है क्लीन टेक्नोलॉजी जो है उनका रोल क्या है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। राइटर लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये बात बोली थी कि इंडिया जो है वो दुनिया को दिखाएगा या दिखा रहा है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ा जाता है। और ये ऐसा उन्होंने बोला और साथ ही साथ में राइटर ये कहते हैं कि वास्तव में जो एस्पायरेशंस हैं, जो आकांक्षाएं हैं लाखों लोगों की विकसित होने की, यानी लाखों लोगों की आकांक्षाओं में जो विकास कहीं ना कहीं जो है शामिल, उस विकास को भी अगर इन क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के साथ में समावेशी तौर पर शामिल कर दिया जाए तो फिर जो ग्रीनर फ्यूचर होगा वो एक बहुत ही सुंदर फ्यूचर होगा और एक तरीके से हम जो है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और जिससे होगा क्या कि हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और जो इन्वायरमेंटल आउटकम्स हैं उनके ऊपर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए बोलते हैं कि कोई सोलर पार्क बनाया जाना या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको बनाना। तो ये दो मेजर चीज़ें जो है बताते हैं राइटर कि सोलर पार्क हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हो, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अभी डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए एमिशन में आप देखेंगे कि वाहनों का उपयोग जो है किया जाता है तो उससे जो ईंधन जलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, तो एक तो जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन इससे निकलता है। इसके अलावा जो ऊर्जा की खपत होती है, मीन्स जो बिजली आप पा रहे हैं, तो बिजली पा रहे हैं, ये बिजली पैदा करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला वगैरह जो जलाया जाता है तो उससे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं
तो उन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में ऊर्जा का जो उत्पादन किया जाता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन वगैरह जलाए जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस एमिशन को अगर कम करना है, एमिशन को कम करना है, तो सोलर पार्क बनाना या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जैसी पहलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, अगर हमें क्लाइमेट एक्शन जैसी चीज़ों को आगे जो है डील करना है। जैसे इसके अलावा कहते हैं कि जैसे जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स की खेती को प्रमोट करना, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ जाए, जहाँ पर बारिश कम होती है उन इलाकों में। तो ये क्या करता है, हमारी जो जो हमारा एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रिजिलिएंट बनाता है। और ठीक इसी तरीके से कहते हैं कि हम किस तरह से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हमारा जो शिफ्ट करने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कहाँ? जो युवा हैं, जो नौकरियों की तलाश में है, उसमें दिखाई देगा, या फिर जो महिलाएं अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रही हैं उसमें दिखाई देगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन सारे अवसरों में कहीं ना कहीं हम ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाते हुए। या फिर जैसे मान लीजिए कि कुछ किसान हैं जो अपनी इनकम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हम क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को धीरे धीरे करके इंड्यूस कराएं और इंड्यूस करा करके एक नई ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करें। अब ऐसे ही जो है कुछ एग्जांपल देते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए कि क्या क्या चल रहा है देश में। जैसे कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो टमाटर बेकार मतलब फेंक दिए जाने लायक होते हैं, तो उन टमाटरों को सोलर ड्रायर्स की सहायता से सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर दूसरा कहते हैं जैसे बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज है महाराष्ट्र में, जो नींबू को मतलब स्टोर करते हैं, और ये नींबू बेचने से किसानों को जो है 3 से 5 गुना ज़्यादा तक जो है फ़ायदा मिल जाता है ओरिजिनल प्राइस से। इसके अलावा जो सोलर सिल्क रीलिंग मशीन्स हैं, तो ये सोलर सिल्क रीलिंग मशीन्स का उपयोग उड़ीसा में किया जा रहा है। और कहते हैं कि ये तो 3 एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा ऐसे 50,000 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाए जाने से खड़े दिखाई देते हैं आपको, जो कि जो रूरल वुमेन और मैन हैं उनकी जॉब और इनकम दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। मींस उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को भी डेवलप करते हैं और साथ ही साथ में इनकम को भी इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है, इनकम होती है तो फिर डिमांड भी जनरेट होती है, फिर डिमांड जनरेट होती है तो फिर प्रोडक्शन और बढ़ता है, फिर और रोज़गार मिलता है। कुल मिला के एक साइक्लिक चेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन है, मींस जो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ इंडिया शिफ्ट कर रहा है, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो कि राजस्थान से नागालैंड तक और कश्मीर से तमिलनाडु तक फैली हुई है। लेकिन इसको जो है एक संरचनात्मक तेज़ी देने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल बूस्ट देने की ज़रूरत है। तो सीधी सी बात है, बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो बूस्ट कैसे दिया जाएगा? बूस्ट देने के लिए जो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको जहाँ जहाँ एडॉप्ट किया जा सकता है वहाँ वहाँ एडॉप्ट करने के लिए लोगों को प्रमोट करना, और प्रमोट करने के साथ साथ एडॉप्ट करने में जो भी हिंड्रेंस हो, मींस फाइनेंशियल हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल हो सकती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को डील करना। तो प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे मेजर जो है राइटर ने जो आर्टिकल लिखा है, तो आर्टिकल में बड़ा स्पष्ट जो है समझ में आता है। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझ में आती है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के बड़ा सीधा सीधा से कहते हैं कि जैसे देखिए इंडिया की रूरल इकोनॉमी में 120 मिलियन फार्मर और 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जो लगातार इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं कहीं ना कहीं, और इनकी डिपेंडेंस जो है वो एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड डीजल के ऊपर टिकी हुई है। तो इस तरीके से अगर जो है ये डीजल की जगह सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो कुल मिलाकर के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या प्रधानमंत्री संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना है, या फिर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कोई योजना है, या फिर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो इन सारी योजनाओं के अंतर्गत जो वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती हैं, जो वित्तीय असिस्टेंस दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है,
वो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लीन टेक सॉल्यूशंस को इंड्यूस कराने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए और इजीली लोगों को फाइनेंस अवेलेबल हो सके, इसके लिए थोड़ा सा सरकार को जोर देना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि जो क्लीन टेक सॉल्यूशंस हैं, तो उन क्लीन टेक सॉल्यूशंस में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि चूँकि मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है उन चीज़ों का, तो जब बहुत ज़्यादा मार्केट डेवलप नहीं है तो ऐसे में ईज़िली पहुंच भी लोगों की उन उत्पादों तक नहीं होती है। तो उन उत्पादों तक ईज़िली पहुंच नहीं है, तो उन उत्पादों की बाज़ार में जो है उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। इसके अलावा ताकि लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अगर किसी ने उत्पाद खरीद लिया है तो उस उत्पाद से संबंधित फर्दर जो सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए रिपेयर से रिलेटेड कोई सेवा हो सकती है या फिर उससे संचालन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए तो इस तरीके के बहुत सारे स्टेप जो है सरकार उठा सकती है। एक पॉइंट के माध्यम से बोलते हैं कि जैसे काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर जो है, उसके एक रिसर्च में ये चीज़ दिखाई देती है कि केवल 12 जो क्लीन टेक सॉल्यूशंस हैं, जो कि सोलर पंप से लेकर के कोल्ड स्टोरेज, चरखा या फिर जो हथकरघा लूम्स वगैरह हैं, उनमें केवल जो है 37 मिलियन लोगों की आजीविकाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। मींस लगभग रूरल पॉपुलेशन का 16% है ये 37 मिलियन। 37 मिलियन का मतलब 370 लाख। 370 लाख का मतलब हो गया 3.7 करोड़, नियर अबाउट 4 करोड़ लोग। ठीक है, तो 4 करोड़ लोगों की आजीविका को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं केवल ये जो 12 क्लीन टेक सॉल्यूशंस हैं, सोलर पंप से लेकर के कोल्ड स्टोरेज, चरखा या फिर जो है हथकरघा जैसी जो MSMEs फैसिलिटीज़ हैं या कुटीर उद्योग हैं, ये सारा। और इसके अलावा बोलते हैं तो वही 3 फोल्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। तो पहला तो एक तो हो गया क्या, फाइनेंस। दूसरा सर्विस वगैरह, फाइनेंस में आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम है। इन सब का पैसा जो है इन्हीं उत्पादों की खरीद में जो है आसानी से सुनिश्चित किया जा सके। या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। कहते हैं बताइए कि कितना 1 लाख करोड़ का फंड है, केवल 15% फंड ही जो है वो यूटिलाइज हो पा रहा है। दूसरा, इसके अलावा और भी जो है लार्ज स्केल फाइनेंसिंग की व्यवस्था करनी चाहिए कि और भी कहाँ कहाँ से क्रेडिट जो है इनको मिल सकता है, या फिर अदर जो भी मीन्स एंड वेज हों जहाँ से फाइनेंस उपलब्ध हो सकता हो इन फंड्स के अलावा, तो उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। फिर उसके अलावा तीसरा जो बोलते हैं कि मल्टी एक्टर पार्टनरशिप होनी चाहिए। मल्टी एक्टर पार्टनरशिप का मतलब क्या, वही बाज़ार में उपलब्धता हो जाए, लोगों की आसानी से पहुंच हो जाए, ख़रीदने के बाद उससे संबंधित जो सेवाएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिल जाएं, सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हों, मार्केट लिंकेज प्लेयर्स अवेलेबल हों, मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हों, इनोवेटर्स अवेलेबल हों। भाई एक जैसा ही थोड़े बना रहेगा उत्पाद, उसमें इनोवेशन की भी तो ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी जो है इनोवेशन होता रहे, रिसर्च एक्टिविटीज उससे रिलेटेड चलती रहें। तो कुल मिलाकर के इन सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए एक मल्टी एक्टर पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। फाइनली कुल मिलाकर अंततोगत्वा कहते हैं कि हमें एक होलिस्टिक इकोसिस्टम की ज़रूरत है, जहां डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर के काम करें और टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो लास्ट माइल तक, मीन्स अंतिम आदमी तक पहुंचाया जाए, और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो आफ्टर सेल सर्विसेज को कहीं ना कहीं मतलब प्रोवाइड कराने का काम करें। और इस तरीके से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है और हम जो है एक ग्रीन इंक्लूसिव फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं आज के। तो तीसरा आर्टिकल जो है वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर के है कि अभी जो 15वां ब्रिक्स समिट जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा था, तो उसमें 6 नए देशों को सदस्य के तौर पे शामिल किया गया है। और ये आर्टिकल जो है उसको हमने थोड़ा पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को एक तो ये देख लेना है कि कौन कौन से जो है 6 सदस्य शामिल किए गए हैं और उन 6 सदस्यों के शामिल किए जाने से क्या इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है। तो आप देखिए 6 सदस्य जो है, पहले कौन कौन था, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसके बाद में अभी जो 6 लोग शामिल किए गए हैं, तो उसकी वजह से कहते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस भी बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कॉन्ट्रडिक्शंस, आपसी जो मतभेद हैं उनके बढ़ने की भी संभावना है। तो जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, इसमें जो है हो सकता है कि आगे और कुछ ऐसी समस्याएं जो है दिखाई दें, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इस संस्था का
वो भी बढ़ेगा और इसे कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। और अभी जो 6 देश शामिल किए गए हैं, तो जिनमें से 4 जो हैं वो मेजर मिडिल ईस्टर्न प्लेयर्स हैं, जो मिडिल ईस्ट है उसके 4 खिलाड़ी हैं। तो 4 खिलाड़ी में देखिए, एडिटोरियल्स में आप अक्सर देखते होंगे सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों जो है अपने अपने प्रभुत्व के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि साइलेंट संघर्ष चलता रहता है दोनों के बीच में। तो ये 2 लोग जो है शामिल हुए हैं, सऊदी अरब और यूएई। इसके अलावा तीसरा एक्टर जो है, जो प्रॉक्सीज़ के साथ में खेलता रहता है पूरे रीजन में, मीन्स सीधा कन्फ्रंट नहीं करता आके किसी को, ईरान। तो ईरान भी जो है इसमें शामिल हो गया है। इसके अलावा जो चौथा देश है वो है इजिप्ट, ठीक है। तो ये 4 लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट से शामिल हुए हैं। और इसके अलावा अफ्रीका का एक देश और है, इथोपिया। और इथोपिया के बाद में आप देखेंगे कि एक देश जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, अर्जेंटीना। इस तरीके से 6 देश, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई और इथोपिया, अर्जेंटीना, इतने देश जो है शामिल हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कुछ जो है मिडिल ईस्ट के जो देश हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो एक तरीके से एनर्जी के मामले में भी अब जो है ब्रिक्स की पकड़ मजबूत होती जाएगी। पहले भी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक वगैरह बना चुके हैं, या फिर सीआरए जो है यानी कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, देशों को अचानक से कोई आकस्मिक वित्तीय आवश्यकता पड़ जाती है तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। तो अब जो है ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक तरीके से एक मजबूत संस्था के तौर पर ब्रिक्स उभर करके आएगा। इसके अलावा कहते हैं कि एक जो है अब देखिए है क्या कि G7 की जो ग्लोबल जीडीपी की रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन से अब ब्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा आबादी को लेकर भी ब्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन G7 से ज़्यादा हो गई है। तो इस मामले में बोलते हैं कि एक तरीके से ये ब्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ट कंट्रीज़ का काउंटर नरेटिव के तौर पे उभर करके आ सकता है। काउंटर नरेटिव मीन्स उसका एक तरीके से प्रतिरोधी पक्ष के तौर पे उभर करके आ सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो देखिए बनाई रखी हैं इन्होंने अपनी। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि अब जो है ब्रिक्स दुनिया की 30% जीडीपी को रिप्रेजेंट करने वाला देश बन गया है। अभी तक जो है कितना था, ज़्यादा नहीं था, अभी जो है 26% के आसपास था। मीन्स ऐसा नहीं कि इनके साथ 6 देशों के शामिल होने 26 से एकदम से 40 हो गया, वैसा कुछ नहीं है। 26 से जो है 30 पहुँच गए हैं। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो शेयर था उसमें शायद बहुत ज़्यादा खास असर नहीं पड़ा है। पहले भी जो है 40 ही लगभग बोल रहे थे, अभी भी जो है आर्टिकल में 40% ही पॉपुलेशन के आसपास दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल जीडीपी का जो हिस्सा है वो अब 30% के आसपास रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स इस समय। एनर्जी डोमिनेंस अब बढ़ी जाएगी क्योंकि ये देश जो शामिल हुए हैं ये ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रडिक्शंस और चैलेंजेस की बात करें तो आप देखिए भारत चाइना के बीच में जो LAC को लेकर के विवाद है, अभी चाइना ने जो एक नया अपना मैप जारी किया उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने में दिखा दिया। फिर से जो है विवाद चल ही रहा है। तो इंडिया चाइना के बीच की दुश्मनी हो गई, या फिर ईरान, सऊदी अरब और यूएई, हमने आपको बोला ना वहाँ पे जो है ये 3 मेजर प्लेयर है। ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू, यूएई भी जो है यमन में अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू सऊदी अरब को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करता रहता है। और डिप्लोमेटिक बैलेंसेस को लेकर के अगर बात करें तो जैसे इजिप्ट है, यूएई है, सऊदी अरब है, ब्राज़ील है, तो इन्हें अब क्या है ग्लोबल पावर्स के साथ बड़ा हिसाब से मतलब संतुलन में रह कर के बातचीत करनी पड़ेगी कि इनका क्या है, इनका छोटा सा भी एक गलत स्टैंस जो है या किसी की तरफ झुकाव वाला स्टैंस जो है वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को ही प्रभावित करने का काम कर सकता है। या फिर जो है एंटी वेस्टर्न स्टांस अगर इनमें दिखाई दिया ज़रा सा भी तो ये भी समस्या का कारण बन सकता है। इसके अलावा रसिया को लेकर के जो है मामला अनीस पहले से बना ही हुआ है, रसिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। इसके अलावा ऑटोनॉमी को लेकर के क्या इश्यूज़ हैं, तो वैसे तो ब्रिक्स की अपनी जो है खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन चाइना अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इनके थ्रू एक इकोनॉमी रोड मैप प्रोवाइड करना चाहता है ब्रिक्स की कंट्रीज़ को। तो ये कहीं ना कहीं जो है चुनौती भरा है। भारत हालांकि मना कर चुका है इस पर साइन करने से। तो इस तरीके से ये सारे चैलेंजेस और ये खूबियाँ जो है ब्रिक्स के अंदर अब दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी अंततोगत्वा ऑथर ये बोलते हैं कि कुछ भी हो, ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट करने वाली संस्था ब्रिक्स आज भी है और अभी भी जो है ग्लोबल साउथ के देशों को आकर्षित करेगी ही। दूसरा, इसके अलावा जो ब्रिक्स के प्रिंसिपल हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के विस्तार को जो है आधिकारिक तौर पर
एक अच्छा कदम मानते हैं और आगे और भी कई सारे देश जो है शामिल हो सकते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि कुल मिलाकर के ब्रिक्स ने अपने आप को एक्सपेंड करने के बाद में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के तौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स में रिप्रेजेंट किया है। भले ही उसमें इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हों, एक्सटर्नल चैलेंजेस हों, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर को बनाने की ओर अग्रसर है। तो इस तरीके से हमारे आज के तीनों आर्टिकल थे, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में मेरे लिए कोई सुझाव या सुधार हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं आप nirmamsupath@gmail.com। स्पेलिंग देख लीजिएगा, निर्मम में MUM है, MAM नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।